नमस्कार, देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में रात के अंधेरे में आए आतंकियों के नापाक मंसूबों को जांबाज जवानों ने नाकाम किया। 4 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकी जैश-ए मोहम्मद के थे। हाल ही में दिल्ली में पकड़े गए दोनों आतंकियों के तार भी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। आतंकी हमले से जुड़ी खबरों के बाद रुख करेंगे पूरी दुनिया का, जहां चीन और पाकिस्तान की हिमाकतें जारी हैं। दिल्ली में कोरोना बेलगाम है और बंगाल में सियासत का रक्त चरित्र जारी है। शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी। नगरोटा टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। ग्रेनेड से हमले और गोलियों की तड़तड़ाहट की खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नगरोटा की हैं। यहां पर सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को इस बात की सूचना मिली थी कि आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट मिलने पर वन टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया गया। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर निकलने की फिराक में थे। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के ग्रुप ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। अब तक 11 AK-47 राइफल्स बरामद हुए हैं। आतंकियों का ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किया गया है। ये सारे हथियार ट्रक के अंदर रखे थे। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद होने से ये बात तो साफ हो गई कि आतंकी कश्मीर में बड़े हमले के फिराक में थे। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं। ये आतंकी ट्रक के जरिए जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। जनवरी के महीने में भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। मीडिया को एनकाउंटर के समय दूर रखा गया, लेकिन अब आप देख सकते हैं सीधे एनकाउंटर साइट की तस्वीरें। या आप देख सकते हैं, ये देखिए कि AK-47 है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो है वो आई हुई है। यहाँ ग्रेनेड आप साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया। TV9 भारतवर्ष ने IG मुकेश सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज घाटी में जो एनकाउंटर हुआ वो सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। यह उन्हीं की सतर्कता का नतीजा है कि घाटी दहलने से बच गई। वक्त रहते जाबाजों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। घटना के बाद आला अधिकारी आतंकियों के मंसूबे की एक-एक परत खोल रहे हैं। ये साफ है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। हथियारों से लैस ये आतंकी जैश के थे। लेकिन सवाल ये है कि जिस गाड़ी से वो आए उनका ड्राइवर कौन था? ये आतंकी कहाँ सवार हुए? उनके मंसूबे क्या थे? उनका टारगेट कहाँ था? इन तमाम सवालों का जवाब जम्मू कश्मीर के IG मुकेश सिंह तलाश रहे हैं। उन्होंने बताया कि आतंकी जैश के हैं, लेकिन फिर भी उनकी जांच चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से जब से DDC चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से सुरक्षा बलों के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं। जानकारी मिली थी कि चुनाव के मद्देनजर सीमा पार से घुसपैठ की आशंका है। साथ ही किसी विशेष टारगेट के लिए हथियारों की तस्करी भी की जा सकती है। इनपुट्स और घुसपैठ की पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नाकों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। हमारे साथ जम्मू रेंज के IG मुकेश जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी, 4 आतंकियों को ढेर किया गया। जी, इसमें कामयाबी तो बहुत बड़ी है। ये जो 4 आतंकी ढेर किए गए, क्या ये जैश से ताल्लुक रखते हैं? इनके जैश से होने की संभावना है। अभी तफ्तीश चल रही है। ड्राइवर सर अभी फरार है? ड्राइवर फरार है। कश्मीर घाटी की ये ट्रक थी, ये माना जाए की तरफ जा रही थी ये ट्रक। यस सर, ये जो आतंकी आए थे, ये माना जाए कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान DDC इलेक्शन में है। ये संभव है कि ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी। यहाँ पे आप IG मुकेश सिंह को सुन सकते हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 4 आतंकियों को ढेर किया गया है और साफ तौर पे ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी। हालांकि अभी जो ड्राइवर है वो फरार है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन नगरोटा का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखने वाले हैं। आतंकियों को सरेंडर करने के लिए बोलते हुए IG मुकेश सिंह इसमें आपको सुनाई देंगे। एनकाउंटर से पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था। आतंकियों ने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया। नगरोटा टोल प्लाजा पर एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है
हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने देखा आईजी मुकेश सिंह लगातार ये बोल रहे हैं कि आप जो भी हैं अंदर हथियार डालें और बाहर आ जाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जाहिर है आतंकवादियों ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया और लगातार इस अपील के बाद भी जब कोई हरकत नहीं हुई तो फिर आखिरकार एक्शन लेना पड़ा और इसमें चारों आतंकवादी ढेर हो गए। देखिए कैसे हुआ ये सब। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर लगातार अपील की गई, इस अपील को दोहराया गया, बार बार कहा गया, लेकिन इस पर जब कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आखिरकार एक्शन लिया गया। चारों आतंकवादी ढेर हुए। आतंकवाद, आतंक का आका पाकिस्तान आतंकी संगठन अल बदर को फिर से जिंदा कर रहा है। टारगेट घाटी में फिर से दहशत फैलाना है और इसमें चीन उसका साथ दे रहा है। पाकिस्तान अब घाटी में आतंक की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहा है। आतंकिस्तान के सुल्तान इमरान अब इन आतंकी आकाओं के साथ मिलकर घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन अल बद्र को फिर से सक्रिय करने का प्लान बनाया जा रहा है। अल बद्र के आतंकियों को खाद पानी देने का काम अफगान बॉर्डर और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के 50 आतंकी घाटी को दहलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अल बद्र कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूह है। जून 1998 में आईएसआई ने इसे स्थापित किया था। आईएसआई ने अल बद्र को हिजबुल मुजाहिदीन के समानांतर खड़ा किया। अब अल बद्र को पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं और कश्मीर को दहलाने की साजिश हो रही है। ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को पीओके में लॉन्च किया जाएगा। आतंकियों को हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जीपीएस ट्रेनिंग और मैप रीडिंग के साथ बंकर में रहने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान अल बद्र को फिर से सक्रिय क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के जरिए तबाही मचाते रहा है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान हमलों की जिम्मेदारी से बचने के लिए रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे आतंकी गुट भी बना रखे हैं ताकि हमलों को स्थानीय रंग दिया जा सके और खुद को आरोपों से बचाया जाए। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान आतंक को लेकर दोहरी चाल चल रहा है। वो एक तरफ दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और दूसरी तरफ एफएटीएफ में खुद को पाक साफ साबित करना चाहता है। आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने और उनकी फंडिंग करने के जुर्म में पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। ऐसे में आतंकिस्तान एक तीर से दो निशाने साध रहा है। वो आतंक की फैक्ट्री भी तैयार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। और दिल्ली में मंगलवार को जो 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके जैश के कनेक्शन के सबूत मिल गए हैं। अब उनके कमांडर का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली में जो 2 आतंकी पकड़े गए थे, उनके पाकिस्तान के कनेक्शन पर मुहर लग गई है। दोनों संदिग्धों के तार पाकिस्तान में जैश के आतंकियों से मिले हैं। जैश से जुड़े हुए ये शख्स आतंकी गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराते थे। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जैश का कमांडर कौन था। ये दोनों किसके कमांड पर साजिश रच रहे थे। पकड़े गए दोनों आतंकी दिल्ली और कश्मीर में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो कई बार सरहद पार कर बांग्लादेश जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 17 नवंबर को अशरफ खट्टाना और लतीफ मीर नाम के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आतंकवादियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं कि ये पाकिस्तान में बैठे एक जैश के कमांडर के संपर्क में थे जो लगातार इनको आदेश दे रहा था। साथ ही दिल्ली में एक ऐसे शख्स के संपर्क में थे जो इनको लगातार लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था और ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में भी थे जो लोग पिछले दिनों भारत की सरहद पार कर बांग्लादेश गए हैं। साथ ही कश्मीर में बैठे 4 लोगों के संपर्क में भी थे। ये सभी लोग
व्हाट्सएप के एक ग्रुप जिसका नाम जिहाद रखा गया था उसके जरिए आपस में संपर्क कर रहे थे। फिलहाल जांच एजेंसियां उस जैश के कमांडर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जो पाकिस्तान में बैठ के इनको लगातार संपर्क में था और इनको आदेश दे रहा था। इनको क्या आदेश दिए गए थे उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियों को कहना है कि ये दोनों आतंकवादी दिल्ली के अंदर किसी लॉन वुल्फ अटैक करने की फिराक में थे। दोनों आतंकी एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जिहाद था। दिल्ली में ये लोन वुल्फ अटैक करना चाहते थे और हमले के बाद इनका पीओ के फरार होने का प्लान था। मंगलवार को स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सराय काले खां से जैश के इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। और दिल्ली पुलिस ने महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया है। सीमा ढाका को यह प्रमोशन गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए दिया गया है। जिन बच्चों का किडनैप किया जाता था या जो बच्चे घर से रूट कर चले जाते थे, ऐसे 76 बच्चों को अपने परिवार से मिलवाया है सीमा ढाका ने। बहुत बधाई। किस तरीके से आपने इन 76 बच्चों को ढूंढा? जैसे कि मेरे सीनियर मेरे सीपी साहब ने जो हर मीटिंग में वो हमें मोटिवेट करते थे कि हमें किडनैप बच्चों को ट्रेस करना चाहिए और उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर, एक मुहिम चलाई थी। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये काम शुरू किया था अपने डीसीपी साहब से की निर्देशानुसार, जैसे उन्होंने बताया। और उसमें मेरे एसएचओ, मेरे एसीपी सभी ने मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। जहां मुझे ज़रूरत होती थी जिस स्टाफ की, जो भी केस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत होती थी, एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने टाइम पे मुझे प्रोवाइड कराया है। तो उसी को लेके मुझे लगा कि जो बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, कहीं दूर हैं, या जो माँ बाप अपने बच्चों को खो बैठे हैं, उनको मिलवाना एक बड़ी अचीवमेंट है। मैंने पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट किया था। मैंने हर एक पुलिस स्टेशन जाके जो मेरे आसपास में था उसका अनट्रेस रिपोर्ट निकाली। कई बार ऐसा होता है कि जैसे रेंटेड हाउस में कोई रह रहा है और खाली करके चला गया है, पुराना केस है, मोबाइल नंबर भी बंद है, तो उनके मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पे लगा के उनकी कैफ निकलवा के, अगर मोबाइल नंबर बंद है कैफ निकलवा के जिस एड्रेस पे उन्होंने वो नंबर यूज़ कर रहे थे। फिर मेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे टाई अप करना कंप्लेनेंट से, क्योंकि अगर बच्चा गुम हो गया है तो इस ड्यूरिंग पीरियड वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट जल्दी करता है बच्चा, कहीं भी होगा, या अगर कभी फ़ोन करेगा या किसी और रिश्तेदार के थ्रू उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लेनेंट से ही मिल जाती है। उसके हिसाब से हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और बच्चे। पाकिस्तान के सुल्तान के खिलाफ नेपाल के मुसलमान सड़कों पर उतर गए हैं। उनका सवाल है कि पूरी दुनिया की चिंता करने वाला पाकिस्तान उइगर मुसलमानों पर जुल्म के बावजूद चीन के साथ क्यों है? मुसलमानों के हमराह, हमदर्द और हमसफर बनने का दावा करने वाले पाकिस्तान की पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुल रही है। पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों की फिक्र है, टर्की से लेकर कश्मीर की चिंता है, लेकिन चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर उसकी आंखें बंद हैं। इन्हीं बंद आंखों को खोलने के लिए नेपाल में यलगार हो रहा है। नेपाल के मुसलमान सड़कों पर हैं और पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि आखिर चीन का यार पाकिस्तान उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम पर चीन के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं करता। चीन के हर पाप में भागीदार बने पाकिस्तान के मर चुके जमीर को जगाने के लिए नेपाल की आर्थिक राजधानी बीरगंज में मुस्लिम समुदायों ने चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में रैली निकाली गई, पोस्टर बैनर के साथ चीन विरोधी नारेबाजी की गई। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से बीरगंज पहुंचे लोगों ने चीन पर आरोप लगाया है कि और पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से पूछा है कि चीन में छीनी जा रही धार्मिक आजादी पर दुनिया खामोश क्यों है। लेकिन नेपाल के मुसलमानों को पाकिस्तान की चुप्पी सबसे ज्यादा आक्रोशित कर रही है। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है, वहां मौजूद मस्जिदों को तोड़ा गया है, लेकिन पाकिस्तान को मानवाधिकार का दर्द सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए दिखता है। नेपाल के मुसलमान इसी बात से नाराज है कि पाकिस्तान भारत के मुसलमानों पर सियासत करता है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साध लेता है। यह हैरानी इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान चीन से गहरी दोस्ती का दम भरता है। नेपाल का मुस्लिम समाज पूछ रहा है कि आखिर मुस्लिमों पर इतने अत्याचार के बावजूद पाकिस्तान चीन का साथ क्यों दे रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन का पिट्ठू यार है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इमरान से उइगर मुसलमानों से जुड़ी चुप्पी पर सवाल किया जा चुका है, लेकिन इमरान तब भी खामोश थे और अब भी खामोश हैं। और अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के नेताओं की हत्या का सिलसिला जारी है। बंगाल में फिर से रक्तपात दिखाई दे रहा है।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बाजी जीतने के लिए खूनी खेल जारी है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के तूफानगंज के बीजेपी के बूथ सचिव कलाचंद कर्माकर की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने हत्या का आरोप ममता दीदी की पार्टी टीएमसी पर लगाया है। तो आज उत्तर 24 परगना के जगदल में टीएमसी कार्यकर्ता आकाश साहू की हत्या हो गई। टीएमसी ने हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर की हत्या से बौखलाई बीजेपी ने कूच बिहार में 12 घंटे का बंद बुलाया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस का कूच बिहार से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जनाधार खिसक रहा है, जिससे बौखलाए बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया था कि जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारकर अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। बीजेपी के मिशन 200 को पूरा करने के लिए विधानसभा चुनाव खत्म होने तक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। 5 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी थी। 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम से बड़ी खबर। यहां नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने टीएमसी पर रात के अंधेरे में हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। कई वाहनों में आग लगा दी गई। इस समय वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में इस जगह पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। वाहनों को और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। टीएमसी के लोगों पर इस आगजनी का तोड़फोड़ का आरोप है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।